नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है मेरा प्यार तुम ही हो रेवती। इस कहानी के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी के तीसरे पार्ट को फटाफट से शुरू करते हैं। तू खूब चबा चबा कर आराम से खाना खा। ये चपाती खा ले तो मुझे बताना, मैं और गर्मा गर्म चपाती ला दूंगी। पेट भर कर खाना खाना। मैं किचन में चपाती बना रही हूँ। मम्मी, आइसक्रीम तो जमा दी ना फ्रिज में? हाँ बेटा, और इसमें तो मैंने पिस्ते बादाम भी खूब डाल दिए हैं। कल तू कह रहा था ना तुझे कम आइसक्रीम मिली है। अब जितनी चाहे खाना। मैंने भरा पतीला दूध उबालकर आधा कर दिया और पिस्ते बादाम भी मुट्ठी भर कर डाल दिए हैं। तू आइसक्रीम खाकर खुश हो जाएगा। मम्मी, मैं बिंदिया को उठा ला लेता हूँ, वह भी मेरे साथ यही खाना खा लेगी और फिर हम दोनों भाई बहन मिलकर आइसक्रीम खाएंगे। नहीं मनोज, उसकी नींद पूरी हो जाएगी तो वह खुद उठ जाएगी और खाना मांग लेगी। उसे कच्ची नींद में उठाना ठीक नहीं है। तू आराम से भर पेट खाना खा ले, मैं बिंदिया के साथ ही खाना खाऊंगी। ठीक है मम्मी। कच्ची नींद में उठाने से वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। आपके साथ खाना खाकर वह खुश हो जाती है। आप उसे खिलाती भी तो कितने प्यार से हैं। रेवती के पिता बलवंत खेतीहर मजदूर था। ना तो उसके पुरखों ने और ना ही उसने कभी ऊपर उठने की सोची थी। वे भी दूसरे के खेतों में मजदूरी करते और रेवती के पिता बलवंत भी उन्हीं की भांति बचपन से उनके साथ धरती में लौटता रहता था। बलवंत की बुआ की बेटी की शादी में मायरा भरने के लिए उसके पिता ने जमींदार से 200 रुपये सूद पर लिए थे, जिसकी अदायगी के लिए 10 रुपये महीने के हिसाब से बलवंत को कर्ज उतारने तक बंधुआ मजदूर बल्लू बनाकर उनके बाड़े का काम सौंप दिया था। उसके लायक खेत में तो कोई काम था नहीं, इसलिए उसे जमींदार के पशुओं की टहल सेवा में ही लगा दिया था। गांव के तालाब में भैंसों को रगड़ रगड़ कर नहलाना, वहीं पानी पिलाकर लाने का काम उसे सौंपा गया था। खूंटे पर बांधकर उनको सानी पानी डालना, पशुओं के मलमूत्र इकट्ठा करके उनके स्थान को सूखा रखना, ये सब उसकी जिम्मेदारी थी। उसका पिता तो जमींदार का कर्ज सिर पर लिए ही भगवान को प्यारा हो गया था, लेकिन बल्लू ने समर्थ होने पर खेत में काम करके जमींदार के कर्ज से मुक्ति पाई और अपना फूस का छप्पर बनाकर अपनी माँ के साथ रहने लगा। गबरू जवान को देखकर उसके रिश्ते आने लगे थे। माँ के दूर के रिश्तेदार की बेटी मोमबत्ती, साल भर में ही उसका ब्याह हो गया और 2 साल बाद रेवती ने जन्म ले लिया। उसके बाद भी 2 बच्चे और हुए थे, लेकिन खसरा की चपेट में दोनों चले गए। रेवती ही अपने माता पिता की इकलौती संतान बची थी। गांव में नए नए खुले स्कूल की मास्टरनियों ने रेवती को भी स्कूल में दाखिला करवाने की कोशिश की, मगर उसकी माँ मोमबत्ती ने साफ मना कर दिया कि छोरी को पढ़ाकर कौन सा कलेक्टर बनाना है। हमारे तो ना बाप दादे पढ़े और ना ही हम। अपनी छोरी को हम स्कूल ना भेजेंगे। हमारे साथ खेत में जाकर यह भी जिंदगी का सबक सीख ही लेगी। मजदूर की बेटी पढ़ लिख कर ना घर जोगी रहेगी और ना ही पटवारी थानेदार बनकर शहर जोगी हो पाएगी। इसलिए बहन जी, हमारे ऊपर तो मेहरबानी करो। छोरी कुएं से पानी भर लावे है, खेतों में से चूल्हा जलाने लायक लकड़ी बीन लावे है, वही बहुत है। आप कोई दूसरा घर ढूंढ लो। स्कूल चलाने लायक पढ़ने वालों की संख्या टीचर्स की ही जिम्मेदारी सरकार ने बना दी है। अगर घर के नज़दीक इसी स्कूल में रहना है तो किसी भी तरह पर्याप्त संख्या में बच्चों को स्कूल में भर्ती करो, नहीं तो जहाँ टीचर की ज़रूरत है वहाँ जाकर ड्यूटी ज्वाइन करो। मरता क्या न करता। बेचारी बहन जी घर घर जाकर माता पिता को समझाती और फीस कायदा तख्ती स्लेट खुद देने की शर्त पर 2 बच्चे भी ले आती, लेकिन फिर उन्हें स्कूल में नियमित करने में उन्हें नानी दादी भूआ फूफी सब याद आ जाता। रेवती को ड्रेस पहनकर बालों में रिबन बांधकर स्कूल जाने का चाव तो था, लेकिन मास्टरनी को गिनती बोलकर सुनाने के सवाल पर वह जमीन ताकने लगती। दिन भर गाय के साथ रहने के बावजूद भी गाय का प्रस्ताव लिखना उसके लिए टेढ़ी खीर था। रिजल्ट अच्छा दिखाने के लिए रेवती को भी चौथी कक्षा तक पास कर दिया गया, लेकिन एक दिन इंस्पेक्टर ने सबसे सुंदर लड़की से आकर्षित होकर उसे खड़ा कर लिया और 2 का पहाड़ा सुनाने को कहा, तो वह नजरें झुकाकर मौन साध गई। टीचर की परफॉर्मेंस से निराश होकर स्कूल इंस्पेक्टर ने निरीक्षण रजिस्टर में नकारात्मक रिमार्क लिख दिया। बहन जी ने गुस्से में उबलते हुए रेवती को खूब खरी खोटी सुनाई और उसे चौथी क्लास से उठाकर पहली कक्षा में बैठा दिया। उसके बाद रेवती ने कभी स्कूल जाकर भी नहीं देखा। उसे स्कूल के नाम से भी डर लगने लगा था।
वह कोई ना कोई बहाना कर कर स्कूल जाने से बचने का प्रयास करती। कभी पेट दर्द का बहाना तो कभी दस्त होने का बहाना। माँ उसे घर का कोई भी काम कहती तो झटपट तैयार हो जाती, चाहे कुएं से पानी भरकर लाना हो या खेत में काम करने जाना हो। तब उसके ना पेट में दर्द होता और ना ही कभी सिर दुखता था। माँ को भी स्कूल में उसके लड़ाई झगड़े के उल्हाने से छुटकारा मिल जाता। बल्लू और उसकी घरवाली को रोजी रोटी के लिए खेत क्यार में जाना ही पड़ता था और शानी बेटी को सोने घर में अकेली छोड़कर जाना उन्हें भयभीत करता था। रेवती 13वां पूरा करके 14वें में पहुंच गई थी। चिंता फिक्र कुछ था नहीं, इसलिए छाछ चटनी के साथ ज्वार बाजरे की रोटी भी घी मक्खन जैसी शक्ति देती थी। ईश्वर ने उसे सुंदर रंग रूप तो दोनों हाथ पसार कर दिए ही थे। शारीरिक श्रम से खाया पिया सब पौष्टिक आहार का काम करता था। शरीर तंदुरुस्त होने और उभरते शौर्य से उसके अंग प्रत्यंग भी निखरने लगे थे, जो माता पिता के लिए चिंता का विषय बन गया था। बेटी घर को भारी नहीं होती, बगल मोहल्ले को भारी हो जाती है। मोहल्ले के छोर छंडे जहाँ भी जवान लड़की देखे वहीं ताक झाँक करने लगते हैं। उसे पानी भरने भी जाना है और देर सवेरे माँ बाप के लिए रोटी लेकर या बोझ उठा लाने के लिए खेत क्यार में भी जाना पड़ता है। वे कहाँ कहाँ उसकी रखवाली करें और किस किस की आंखों पर पट्टी बांधे। गरीब की आबरू तो वैसे भी हवा से हल्की होती है। उसे थामे रखने का उसके पास एक ही उपाय बचता था कि वह समय रहते ही किसी तरह बेटी के हाथ पीले करके उसे पराई कर दे। बल्लू के सामने भी महाजन की ड्योढ़ी के अलावा अन्य कोई मार्ग न था। कितनी भी करत ब्योंत करे, फिर भी 10-20 लोगों के भोज भात का प्रबंध तो करना ही पड़ेगा। यह सांझ को अपने पेट का जुगाड़ चाहे ना हो, लेकिन बारातियों का भर पेट भोजन खिलाना जरूरी है। मगर पहले कोई लड़का तो सुभीते से मिले, जो भोज भात के भरोसे ही बेटी के हाथ थामने को राजी हो। भगवान भी न जाने कैसे कैसे सितम करता रहता है। जिस घर में अपना तन पेट पालने का भी जुगाड़ ना हो, उस घर में परी जैसी सुंदर बेटी देना क्या किसी सजा से कम है? बड़े बड़े सेठ साहूकार अपनी औलाद का मुंह देखने को तरसते रहते हैं। नामी वैद्य हकीम डॉक्टर शाने सेवड़े तक उनकी मुराद पूरी नहीं कर पाते। दान धर्म पूजा पाठ के बावजूद उनकी झोली खाली रह जाती है। लेकिन जिस घर में 2 वक्त के सूखे चबने और अधूरी लंगोटी का जुगाड़ ना हो, वहाँ खाने वालों की कतार लगा देता है। महाजन के घर 40 के बाद बेटा हुआ, पर वह भी आधा अधूरा। भगवान ने हाथ तो दिए पर हाथ में पंजा नहीं दिया। मूंगफली के दाने जैसी छोटी छोटी 3 उंगलियां लगा दी। उसका सारा धर्म पुण्य तीर्थ पूजा किसी काम न आया। भोला के घर में रोटी की सुविधा नहीं है, लेकिन 6-6 बेटियां दे दी। मजदूर अपनी खुद खाए या बेटियों का पेट भरे, उसके खेल निराले हैं। चलो मेरे तो एक ही बेटी है, ऊपर वाला खुद ही कोई तो इंतजाम करेगा। यह सोचकर बल्लू संतोष कर लेता था। दोपहर की रोटी पकाकर रेवती अपने माता पिता को देने के लिए जमींदार के खेत में जाने लगी, तो जमींदार का लड़का उसके पीछे हो लिया। कुछ देर तो वह चुपचाप पीछे पीछे आता रहा, लेकिन बस्ती से दूर एकांत देखते ही वह दौड़कर उसके बराबर आ गया और साथ साथ चलने लगा। रेवती को उससे डर तो लगा, लेकिन यह सोचकर कि जमींदार का बेटा है, उसकी इज्जत आबरू का ख्याल तो करेगा ही, वह चुपचाप अपने रास्ते पर चलती रही। लेकिन कुछ देर बाद उसने पूछा, ए छोरी, तेरा नाम क्या है? रेवती। तू स्कूल जाती है? ना। क्यों? पहले तो जाती थी, मैंने कई बार तुझे स्कूल में देखा था। हाँ, पहले कभी कभी चली जाती थी। स्कूल तो रोज जाना पड़ता है, नहीं तो बहन जी गैर हाजिरी लगा देती है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लगाती रही गैर हाजिरी। ज्यादा गैर हाजिर होने से नाम कट जाता है। हाँ, मेरा भी नाम कट गया था। तो तू पढ़ेगी कैसे? पढ़कर क्या करना है, घर में तो बहुत काम होता है। तू बल्लू मजदूर की छोरी है ना? हाँ तो? तू तेरे माँ बाप की रोटी लेकर जा रही है? हाँ। तूने पकाई रोटी? हाँ। और मतेरी की सालन भी। मेरी बहन फूलमती तो तेरे से बड़ी है और तेरे साथ चौथी में पढ़ती है, पर उसे तो रोटी पकानी ना आती। तुम जमींदार के बालक हो ना, तुम्हारी रोटी तो भटियारन पकाती होंगी। मैं तो सारा काम अपने आप ही कर लेती हूँ। कुएं से पानी भर कर लाना, घर में झाड़ू बुहारी, और जब मेरी माँ भी बापू के साथ काम पर चली जावे तो रोटी भी पका लेती हूँ। जिस दिन स्कूल में चली जाती थी उस दिन सारा काम माँ को करना पड़ता था और वो देर से काम पर जा पाती थी, तो जमींदार उसकी मजदूरी काट लेता था। जब वो काम नहीं कर पाएगी तो हमें रोटी कौन देगा?
तुम्हारे खेत नहीं है ना? और गाय भैंस भी नहीं? हाँ, वह सब नहीं है, इसीलिए मेरे माँ बापू मजदूरी करते हैं। इसलिए तुझे दूध दही भी नहीं मिलता होगा और सुबह किसी के घर से छाछ मांग कर लानी पड़ती होगी। हाँ, वो तो है। सुबह सवेरे ही हांडी लेकर घर घर जाना पड़ता है। कोई दे देता है और कोई कह देता है थोड़ी देर में आना। अभी छाछ बिलोई नहीं। तुम्हारा अपना खेत ले लो ना, फिर गाय भैंस भी आ जाएंगी। बात तो तेरी खरी है, मगर जिसके घर दो वक्त की रोटी का जुगाड़ ना हो, वह खेत और गाय भैंस कहाँ से लाएगा? पर तू इतनी चिंता क्यों कर रहा है? हम जैसे हैं ठीक हैं। सच्ची बात कहूँ रेवती, तू मुझे बहुत अच्छी लगती है और इसलिए तुझे यह सब करते देखकर मुझे दुख होता है। तो तू क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ कि तू भी हमारी तरह रोज स्कूल जाया करे और तुझे भी दूध दही घी मक्खन सब मिले। तुझे कोई काम ना करना पड़े, तो हमारे साथ खेले कूदे और तू भी हमारी तरह आराम से रहे। तेरा नाम क्या है? राजकुमार। आर के। राजकुमार, तेरा सपना तो मनमोहक और बहुत मीठा है। पर ऐसा ही नसीब होता तो मैं भी किसी सेठ साहूकार या जमींदार के घर में ही पैदा होती ना। गरीब मजदूर के घर क्यों जन्म लेती? जन्म लेने से क्या होता है रेवती? जन्म लेने से ही तो सब कुछ होता है। इसलिए मैं मजदूर की बेटी हूँ और तू जमींदार का बेटा। तू खेत का मालिक है और मैं तेरे खेत में काम करने वालों की बेटी। नहीं, मैं नहीं मानता। तू इतनी खूबसूरत होकर भी छोटी सी उम्र में सब काम करने को मजबूर है। हम मनपसंद खा पी कर मौज से दिन भर खेलते हैं। ए रेवती, तू मेरे साथ हमारी हवेली में रहना, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। राजकुमार, तुम जन्म से ही राज करने का पट्टा लिखवा कर आए हो, तो राज ही करोगे। और मैं जिंदगी भर काम करने की मजदूरी लेकर आई हूँ, तो मुझे काम ही करना पड़ेगा। तुम तो सब कुछ मुझे देना चाहोगे, पर तुम्हारे बड़े बुजुर्ग तुम्हें कुछ भी देने नहीं देंगे। लेकिन रेवती, तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तुझे अपने साथ रखना चाहता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं मेरी माँ से तुझे हवेली में लाने के लिए कहूँगा और उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। इकलौते बेटे की बात भी नहीं मानेगी तो मैं स्कूल जाना छोड़ दूंगा, रोटी खाना छोड़ दूंगा और उनके साथ भी नहीं रहूंगा। लेकिन मुझे तू किसी भी तरह मिलनी चाहिए। उसका चेहरा तमतमा उठा था। अरे राजकुमार, ऐसी जिद ठीक नहीं है। सोने और पीतल तांबे का कोई मेल जोल नहीं होता। तू कहाँ और मैं कहाँ? फिर सोच लेने से ही तो चांद मुट्ठी में नहीं आ जाता ना। तेरे माँ बापू मुझे तो अपनी हवेली में नहीं रखेंगे, पर तुझे जरूर बाहर कर देंगे। इसलिए अच्छे बच्चे की तरह जिद छोड़कर अपने माँ बापू से बेकार की बहस का सोचना भी ठीक नहीं है। रेवती, मुझे तेरी जितनी समझ तो नहीं है, पर मैंने सुना है कि बिना पीतल तांबा मिलाए सिर्फ सोने के जेवर नहीं बनते हैं, और बन भी गया तो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। जेवर की मजबूती के लिए मिलावट जरूरी है। फिर तेरी मर्जी। जो मेरी समझ में आया मैंने बता दिया। माँ बापों को भूख लगी होगी, मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ। तू भी अपने स्कूल जाकर पढ़ाई कर, नहीं तो बहन जी तेरी भी गैर हाजिरी लगा देगी। ठीक है रेवती, तू कहती है तो मैं स्कूल चला जाता हूँ, लेकिन तुझे भी मेरी बात मानकर फिर रोज स्कूल आना पड़ेगा। तो स्कूल में दिख जाती है तो मेरा मन खुश हो जाता है, फिर पढ़ाई में भी मन लगता है। पर तू क्लास में दिखाई नहीं देती, तो मेरी आंखें तुझे स्कूल में ढूंढती रहती हैं। ना क्लास में बैठने की इच्छा होती है और न ही माँ साहब का सबक समझने की में आता है। मन करता है उठकर बाहर आ जाऊं, जहां तू मिल जाए। अगर तू ध्यान से नहीं पढ़ेगा और सबक नहीं समझेगा तो देखना, तुझे भी माँ साहब एक दिन तेरी 5वीं क्लास से उठाकर पहली में बिठा देंगे और मेरी तरह तेरी भी पढ़ाई छूट जाएगी। रेवती खाना लेकर माँ बापू के पास पहुंची तो उसकी माँ ने पूछा, आज बहुत देर कर दी बेटा, हमारा तो भूख के मारे कलेजा कट रहा है। रास्ते में जमींदार का बेटा राजकुमार मेरे साथ हो लिया। वो धीरे चलता है ना, इसलिए उसके साथ देर हो गई। तू जमींदार की छोरी के साथ भी इतनी देर? तुझे कहीं साथ जाने को कहा क्या? हाँ, तू गई थी उसके साथ? छोरी, मैं तेरी जान निकाल दूंगी। सच सच बता, वो तेरे साथ कब से है? हमारे पीछे से घर में भी आवा है कि? नहीं माँ, वो तो आज ही रास्ते में मिला था। कह रहा था कि तू अब स्कूल क्यों नहीं आती। बोला रोज गैर हाजिर रहने से बहन जी तेरा नाम काट देगी। मैंने कह दिया मेरा नाम तो कब का कट चुका है, इसलिए मैं स्कूल भी नहीं आती। तो क्या स्कूल में तू उसके साथ रहती है?
तुझे खाने की कोई चीज़ लाकर देता है क्या? नहीं माँ, ना तो वो कोई खाने की चीज़ मुझे देता है और ना ही हम स्कूल में मिलते हैं। हमारी तो क्लासें भी अलग-अलग कमरे में लगती हैं। मेरी बहन जी तो किसी लड़के को उधर से गुज़रने भी नहीं देती। मिलना-मिलाना तो बहुत दूर की बात है। उसकी बहन फूलमती भी चौथी क्लास में पढ़ती है, लेकिन वो भी अपने भाई से स्कूल में नहीं मिल सकती। देख ले बेटा, हम गरीब मज़दूर बड़े लोगों का मुकाबला ना कर सके हैं। मेहनत मज़दूरी करके अपना पेट पाले हैं। ज़मींदार का बेटा कुछ भी करे, उसका सब माफ़ है। लेकिन तेरे रास्ते में खड़ी होकर बतलाना भी बदनामी का दब्बा बन जाएगा। इसलिए हमारी इज्जत आबरू अब तेरे हाथ में है। उसकी माँ ने घबराए स्वर में कहा। नहीं तो बेटा, दूसरा रास्ता ये है कि तू भी भोर के तड़के उठकर हमारे साथ काम पे आया कर और रात को तारों की छाँव में हमारे साथ ही घर जाया कर। उसके बापू ने कहा। बापू, चिंता करने की ज़रूरत ना है, स्कूल तो मैंने पहले ही छोड़ दिया है और किसी से मिलने मिलाने की तुम बात ही मत सोचो। वो तो रास्ते में मेरे साथ हो लिया, नहीं तो मैं किसी से बतलाने कहाँ रुकती हूँ। फिर भी यकीन नहीं तो मैं भी थारे साथ सवेरे काम पर आ जाऊंगी। अकेली रहकर अच्छा नहीं लगता। तुम साथ हो तो कोई चिंता फिक्र भी नहीं रहती। मनोज अपने माता पिता का होनहार लाडला बेटा स्कूल की 9वीं कक्षा से ही एनसीसी का सदस्य बन गया था। वीर पुरुषों की जवानी नामक पुस्तक पढ़कर देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना ऐसी जागृत हुई कि उसने भी तत्काल ही बॉर्डर पर पहुंचकर अपना जौहर दिखाने की ठान ली। सरहद पर तैनात फौजी जवानों की साहसिक कहानियों से उसका खून खौलने लगा था, किंतु उस समय ना तो उसका उफनता साहस किसी काम में आ सकता था और ना ही वह इस योग्य हुआ था कि वह कुछ करके दिखा सकता। किशोर का जज्बा तो अग्निकुंड में कूद जाने का होता है, लेकिन परिणाम उसकी समझ से बहुत दूर। फौजियों जैसी वर्दी और उनकी परेड देखकर मनोज ने भी स्कूल में ही एनसीसी की वर्दी और कैंप पर मोर के ताज जैसा लाल फूल सिर पर सजाकर सार्जेंट बन गया था। कॉलेज में पहुंचकर तथा 2 वर्षों के पिछले उत्साहवर्धक अनुभव से प्रेरित होकर यूनियन कमांडर के निर्देश पर वह यूनियन के समस्त क्रियाकलापों में बढ़ चढ़कर भाग लेता था। सामाजिक सेवाओं के लिए वह झुग्गी झोपड़ियों और आदिवासी इलाकों में गरीब, पीड़ित और बीमार लोगों की सेवा करने का अवसर कई बार हर्षोल्लास से पूरा कराया था। गरीब, लाचार और बीमार लोगों की सेवा करने में उसे बहुत सुख और संतोष मिलता था। उसके उत्साह तथा समर्पण भाव से उसे यूनिट का कमांडर बना दिया गया था। देश के उत्तर पूर्वी इलाके में गर्मी शुरू होते ही आई फ्लू की महामारी का प्रकोप फैल गया था। बूढ़े, बच्चे, जवान सभी महामारी की चपेट में आंखें गंवा रहे थे। स्थानीय प्राथमिक उपचार केंद्र महामारी से निपटने में सफल नहीं हो पा रहे थे। इसलिए हेडक्वार्टर से सभी एनसीसी के करीबी केंद्रों को निर्देशित दिए गए कि रोगियों की सेवा और उपचार के लिए युवा ब्रिगेड को एक-एक गांव में यह काम सौंपा जाए। उनके सहयोग के लिए नेत्र चिकित्सकों का एक दल और भरपूर मात्रा में दवाइयां भी केंद्र से भेजी जा रही थी। मनोज कुमार के नेतृत्व में 4 दर्जन कैडेट्स को एक गांव सौंप दिया गया। उनके स्कूल के अन्य साथी उनकी रुचि अनुसार नेवल और एयर विंग्स में चले गए थे, लेकिन मनोज की जमीन पर आमने सामने समस्या को सुलझाने में अधिक आनंद आता था, इसलिए उसने आर्मी विंग को चुना था। उसे लोगों से मिलकर और उनकी तकलीफ में सहायक बनकर सेवा करना अच्छा लगता था। 40-50 युवक युवतियों का सेवा दल पूरी तरह से तैयारी के साथ रवाना हुआ, तो मनोज कुमार को उनका नेतृत्व करने में बहुत स्फूर्ति तथा गौरव अनुभव हुआ। मनोज कुमार तथा उसकी टीम को जयरामपुर गांव सौंपा गया था। जयरामपुर का समतल इलाका भी भुरभुरी बालू की टीलों के कारण शुष्क इलाका था, लेकिन पास में ही ऊंची नीची पहाड़ियों पर जंगली वृक्षों के कारण हवा ठंडी हो जाने से पानी भी बरस पड़ता था। पहाड़ के बीच की घाटी में हाथी, शेर, चीते वगैरह तो नहीं, लेकिन भेड़िए, लकड़भगे, जर्क जैसे हिंसक जानवर दिखाई दे जाते हैं, जो भोजन की तलाश में खेतों में आ जाते हैं और हिरण, नीलगाय या कोई दुधारू पशु, भेड़ बकरी, गाय भैंस पाकर शिकार कर लेते हैं। इसलिए गांव के लोग सरे शाम ही अपने पशुओं को घर के अंदर छुपा लेते हैं। यहाँ की प्रमुख फसलों में ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, उड़द, मूंग, मोठ तथा ग्वार आदि है। थोड़ा बहुत गेहूं, चना, मटर भी हो जाता है, लेकिन खेतों की मेड़ पर सीताफल भरपूर मात्रा में मिलता है। कुछ लोगों ने अपने खेतों में पपीते के पेड़ भी लगा रखे हैं
और बरसात के मौसम में गांव के पास से एक नदी भी गुजरती है, जिसके कारण गांव के कुछ किसान नदी के किनारे पर बैंगन, टमाटर, मिर्ची भी उगा लेते हैं। गांव की दूसरी तरफ ऊसर तथा कठोर जमीन पर प्राकृतिक रूप में सघनता से उगी जालों की बनी होती थी, जिसमें गांव के ढोर मवेशी दिन भर चरते और धूप गर्मी से बचकर पेड़ों की छांव तले हवा में बैठे रहते हैं। जाल पर लगने वाले अंगूर जैसे संतरी फल पील गर्मी के मौसम में कैर के कैरिए साथ साथ बहुत मिलते हैं, लेकिन अब बणी कट जाने से पील नामक फल अप्राप्य है। पील, बूंदी, टीट, सांगरी, कचरी, मतीरी, गड़तुम्बा, रांग, खुम्बी, खीप, बुई, किक्कर, जांटी तथा अन्य दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को आज लोग जानते तक नहीं। आयुर्वेद के वे नैसर्गिक अचूक नुस्खे बढ़ते शहरीकरण तथा प्रशासन की उदासीनता से सदा सदैव के लिए लुप्त हो गए हैं। गांव देहात की वे सौगात याद आने पर बहुत दुख होता है तथा भारत जैसे सर्वगुण संपन्न देश का दुर्भाग्य प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने संसार की दुर्लभ और अनमोल प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय निधियां खो दी हैं। सदियों के संघर्ष तथा वीर सपूतों के बलिदान के बाद विदेशियों को हम खदेड़ पाने में सफल हो गए, लेकिन वे जाते जाते भी योगी, ज्ञानी, साधु, संतों, ऋषि मुनियों की सात्विक, पावन, महान भारत भूमि पर ऐसे क्षुद्र विषाणु छोड़ गए, जिससे हमारी समस्त अद्भुत धरोहर विलुप्त हो गई है। आज़ादी के बाद हमने पाया तो बहुत कुछ है, किंतु उससे कई गुना ज़्यादा हमने गंवाया है। आज के युवा शिक्षा, रोजगार, समानता, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अभिव्यक्ति की आज़ादी के बाद अब किस आज़ादी की अपेक्षा करते हैं, समझ से बहुत परे है। रातों को सड़कों पर नशे की हालत में घूमना, बेफिक्र, नग्न और अर्धनग्न भोंडे तरीके से शरीर का अशोभनीय प्रदर्शन, हुल्लड़बाजी और गैर कानूनी ढंग से वाहनों पर स्टंट करना, क्या सुसंस्कृत, सुसभ्य, शिक्षित नौजवानों को शोभा देता है? किंतु रोकने टोकने पर उनके द्वारा शिक्षण संस्थाओं में व्यर्थ की नारेबाजी और प्रदर्शन करके सुचारू रूप से चलती व्यवस्था को बाधित करना भी दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है। इससे युवाओं का भविष्य तो अंधकार में होता ही है, देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न होता है। जिन युवाओं से देश की प्रगति और खुशहाली की आशा की जाती है, यदि वे ही कुपथगामी हो जाएं तो देश किसके भरोसे सुरक्षित रह पाएगा। मनोज कुमार एक सीधा साधा, सरल स्वभाव का, अनुशासन प्रिय, आज्ञाकारी नौजवान है। एनसीसी में उसने एकता और अनुशासन का पाठ पढ़ा है और देश सेवा तथा त्याग उसने अपने माता पिता से संस्कार में मिले हैं। इसलिए वह दुर्व्यसनों से दूर, आस्थावान, परोपकारी और दयालु भी है। सहयोग तथा समर्पण उसकी सांसों में प्रवाहित होता है। यही कारण है कि केंद्र कमांडर ने मनोज कुमार को सबसे जोखिम भरा गांव सेवा के लिए सौंपा है। उसकी टीम के अन्य सदस्य भी विशेष रूप से चयन किए गए हैं। सेना की कार में कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल सूबे सिंह, जीप में ग्रुप कमांडर मनोज कुमार और उसके सहयोगी सुश्री दीप्ति कुमारी, 2 लॉरियों में कैडेट्स, 3-4 ट्रक्स में राशन तथा दूसरे में यूनिट का सामान, 1 एम्बुलेंस, 1 मेडिकल वैन आदि का कारवां तिरंगे के साथ एनसीसी का फ्लैग फहराते जयरामपुर पहुंचा। तालाब तथा कुओं के करीब गांव की उजड़ी बणी में एनसीसी का कैंप लगाना शुरू हुआ तो गांव वालों में खबर फैल गई कि बणी में फौज की छावनी उतरी है। बणी में कम से कम तथा सूखे पेड़ों से घिरे क्षेत्र को चुना गया। अनुशासनबद्ध कैडेट्स ने देखते ही देखते सूखे पेड़ों को काटकर पूरा एरिया समतल करके मुस्तैदी से टेंट लगा दिए। उसी आन बान शान से कतार में टेंट लगाकर फौजी छावनी और उसके बीच सड़कें बनाकर झंडियां रोपकर वाहनों को एक कतार में खड़े करके सूर्य अस्त से पहले एक नया नगर बसा दिया। बणी के सामने विस्तृत स्थान पर 4 कोनों पर झंडे गाड़कर बीच में उगी झाड़ियां काटकर ऊंचे नीचे स्थान को समतल करके परेड ग्राउंड का रूप दे दिया गया। यूनिट की भोजन व्यवस्था के लिए लड़के और लड़कियों ने मिलकर काम शुरू किया तो अस्थायी प्रकाश व्यवस्था से जंगल में मंगल हो गया। गांव के मुखिया तथा स्कूल के हेडमास्टर ने आकर कंपनी कमांडर से बात की तथा यूनिट का स्वागत किया। महामारी से लोगों को बचाने के लिए आने का ग्राम पंचायत की ओर से उन्हें धन्यवाद दिया गया।
तथा गांव की ओर से समुचित सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई कि आई फ्लू से गांव वालों को बचाने के लिए गांव में फौज ने छावनी डाली है। अब जल्दी ही इस महामारी से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा और परेशान लोगों को राहत मिल सकेगी। अधिकांश लोगों को एनसीसी का तो मतलब पता नहीं था, लेकिन इतना अवश्य जान गए थे कि फौज के नौजवान लड़के लड़कियों ने डॉक्टर तथा दवाइयों के साथ उनकी मदद का बीड़ा उठाया है। कुआं तालाब से पानी भरकर लाने वाली महिलाओं को फौजी छावनी देखने की जिज्ञासा तथा उत्सुकता तो थी, लेकिन फौज के नाम से ही वे भयभीत भी होती थी। फौजी औरतों को देखने की उत्कंठा तो उन्हें अपने घड़े मटके लेकर कुएं तालाब पर जाने को लालायित करती थी, किंतु उनका सामना करने का डर उन्हें अंदर तक कपकपा देता था। कैसी होंगी फौजी औरतें? सबसे ज्यादा कौतूहल तो उन्हें यह जानकर हुआ कि फौजी लड़कियां लड़कों के साथ परेड भी करती हैं। कैसा नजारा होता होगा परेड का? किसी तरह यह तो जरूर देखना चाहिए, मगर सुबह 4 बजे उठकर परेड देखने जाना जाए कौन? अपने स्वार्थ के लिए स्वयं के प्रश्न का उत्तर भी स्वयं देकर संतुष्ट हो जाना ही मानव स्वभाव है। जाने को तो क्या है, कार्तिक स्नान के लिए भी तो मुंह अंधेरे उठकर जाती रही हैं। अब तो गर्मी का मौसम है। दो चार लड़कियां पानी भरने के मिस जाकर कुएं की ओट में छुपकर परेड देख सकती हैं। कोई मारेगा थोड़ी ही, ज्यादा होगा तो डांट डपट कर भगा देंगे, और क्या, पकड़कर बैठा तो न लेंगे। रेवती ने मन में सोचा। बर्फी चिमटी बसंती, नहीं नहीं, नाराज हो जाएगी। चमेली आई हुई है, बात करके देख लेती हूँ। अगर कोई साथ जाना चाहेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं परेड जरूर देख कर आऊंगी। रेवती ने स्वयं से कहकर स्वयं ही स्वयं को उत्तर दे दिया। स्वयं ही सोच लिया कि वहाँ कौन सी मास्टरनियाँ होंगी जो पहाड़ा बारह खड़ी सुनने का हुक्म दे देंगी। बस यही कोशिश करनी पड़ेगी कि उन्हें परेड करते देखती मैं पकड़ी ना जाऊं, और अगर किसी ने मुझे परेड देखते पकड़ भी लिया तो मैं साफ मना कर दूंगी कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो अपना मटका रखने की जगह देख रही थी। बताओ, क्या सबूत है कि मैंने किसी का कुछ देखा हो? मुझे अपने काम से ही कहाँ इतनी फुर्सत है कि मैं किसी का कुछ देखने बैठूं। और मान लो मैंने तुम्हारी छोरियों को परेड करते देख भी लिया, तो उनका कुछ घिस तो ना गया? वैसे भी तो वे मर्दों के साथ परेड कर रही हैं, मैं तो फिर भी लड़की हूँ। तुमने बुरा लगा तो मैं फिर ना आऊँगी। अभी मैं जाती हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। सुबह 10 बजे का समय था। मनोज कुमार परेड को विश्राम देने के बाद गांव में जाने की तैयारी का आदेश लेकर कुएं की ओर चल पड़ा। कैडेट्स द्वारा कुएं से कैंप तक पानी लाने की बजाय पाइप द्वारा पानी पहुंचाने की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए वह कुएं की तरफ आ रहा था। रेवती अपना मटका भरकर फौजियों की परेड देखने के बाद घर जाने को मुड़ी थी। उसे परेड में कुछ विशेष नहीं लगा था। यह तो स्कूल में रोज कराई जाने वाली पीटी जैसा ही तो है। वह स्कूल को याद करके अपनी सहेलियों तथा बहनजी में खोई, जहाँ की तहाँ बुत समान खड़ी रह गई थी। दूसरी तरफ से मनोज कुमार कुएं के पास पहुंच गया था। तभी उसकी सहयोगी दीप्ति ने दूर से चिल्लाकर उसे पुकारा, एम के। रेवती ने सुना तो वह अचानक चौंक कर पलटी और फौजी को अपने पीछे देखकर हड़बड़ा गई। पानी से भरा मटका उसके सिर से फिसल गया और जमीन पर गिरकर टूट गया। मटका टूटने के धमाके से मनोज ने सामने खड़ी लड़की को देखा। वह अचानक उसे पहचान तो ना सका, लेकिन उसकी सहायता के लिए लपक कर उसके पास पहुंचा। रेवती ने घबराहट में फौजी की ओर देखा। उसकी भय तथा क्षमा याचना से झुकी आंखों में 10 साल पहले का मनमोहक मनोज उभर आया। वह एकाएक कुछ बोल न सकी। वह दौड़ी हुई गांव की तरफ भाग गई। मनोज को कुछ समझ नहीं आया। वह हैरान परेशान सा स्वयं से दूर जाती लड़की को देखता रह गया। मनोज ने हाथ ऊपर उठाकर अपनी सहयोगी दीप्ति से ऊंचे स्वर में पूछा, क्या हुआ दीप्ति? रेवती को लगा कि मनोज ने उसे पुकारा है। उसने पलटकर उधर देखा। वह कुएं के पास खड़ा हाथ ऊपर उठाकर कुछ बोल रहा था, लेकिन दूर होने के कारण वह सुन न सकी। वह डरी सहमी से अपने घर की ओर बढ़ गई, लेकिन उसके दिल में तूफान उठा था। जिस मनोज की खोज खबर के लिए वह चमेली और उसके देवर राम जी की सालों से चिरोरी विनती करती रही थी, आज वह उसके सामने खुद हाजिर हो गया था। मगर उसमें इतना साहस न था कि वह फौजी जवान से पूछ सके, क्या वह 10 साल पहले का वही मनोज है जिसे उसने गाड़ी में चढ़ने से पहले आम पकड़ाया था? क्या वह वही मनोज है
जिसके थप्पड़ से उसके नाक से खून बहने लगा था और उसने अपने रुमाल से उसका चेहरा और हाथ साफ किए थे। आज भी मनोज का वह सफ़ेद रुमाल रेवती ने अनमोल उपहार स्वरूप सहेज कर रखा हुआ है। उसे अफ़सोस हो रहा था कि वह डरकर क्यों भाग आई। वह उसे याद दिलाती तो वह उसे ज़रूर पहचान लेता। वह तो बहुत सीधा और दयालु है। कितना दुःख हुआ था उसे, जब गलती से उसका हाथ मेरे गाल पर पड़ने की बजाय नाक पर लग गया था। अपने पिता के डर से उसने अपने रुमाल से मेरे चेहरे पर लगा खून साफ किया और माफ़ी भी मांगी थी कि उसने जानबूझकर मुझे खून नहीं निकाला था। मेरे डर के कारण कितना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। अब कैसे मिल सकेगा वह? उसे तो शायद याद भी नहीं होगा कि किसी गांव में कभी वह किसी लड़की से मिला था। शहरी बाबू है, स्कूल कॉलेज में कितनी ही लड़कियां उसे मिली होंगी। शहरी लोगों के लिए पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। अब वह बड़ा हो गया है तो पढ़ाई भी बड़ी हो गई होगी, तभी तो वह फौज में आ गया, वरना हमारी तरह जानवरों के पीछे घूमता और खेतों में धूल फांक रहा होता। हे टेकड़ी वाले पीर बाबा, जब तू उसे गांव में ले आया तो एक बार मिलवा भी दे। आने वाले शुक्रवार को तेरी मजार पर अगरबत्ती लेकर आऊंगी। हे बजरंगबली, तुमने तो भगवान का संकट हरा था। मेरा भी मनोज से एक बार मिलन करवा दे। अपने हिस्से की रोटी की पिंडियाँ बनाकर लाऊंगी। दीप्ति कुएं पर मनोज के पास पहुंच गई थी। वह कुएं से कैंप तक की दूरी को आंखों से ही नापकर पाइप की लंबाई का अंदाजा लगा लेना चाहता था। सर, मैं पूछना चाह रही थी कि पूरी यूनिट एक साथ चलेगी या ग्रुप बनाकर अलग अलग दिशाओं में? दीप्ति ने सावधान की मुद्रा में खड़े होकर पूछा। मेरे विचार से तो 5-5 कैडेट के ग्रुप बनाना उचित रहेगा, जिससे भीड़ भी नहीं होगी तथा रोगी से बात भी आसानी से हो सकेगी। प्रत्येक ग्रुप में एक फीमेल कैडेट का होना अधिक प्रभावकारी होगा। तुम्हारा क्या विचार है? आपका विचार बिल्कुल उचित और सार्थक है सर। सभी कैडेट्स को एक साथ काम पर लगा देना ठीक नहीं रहेगा। कुछ लोग आराम कर लेंगे तो एक टीम तरोताज़ा और तैयार रहेगी और पहली टीम को आराम का अवसर मिल जाएगा। वैसे इस टास्क में शारीरिक शक्ति की बजाय भावनात्मक सहयोग की अधिक आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इस टास्क में मेहनत मशक्कत की बजाय भावनात्मक तथा स्नेह समर्पण की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है, इसलिए स्वयं से बचाव की सावधानी भी परम आवश्यक है। ग्लव्स, मास्क का सावधानीपूर्वक उपयोग करना ज़रूरी है। हाँ सर, सावधानी तो बहुत ही ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि सेवा करते करते सेवादार को ही सेवा की ज़रूरत पड़ जाए। चलने से पहले सबको सावधानी के लिए सचेत करना होगा। हमारे पास सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क, गॉगल्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। पहली टीम के साथ मैं जाता हूँ और समझने का प्रयास करता हूँ कि क्या हम आवश्यकता अनुसार काम कर पा रहे हैं या इसमें सुधार की ज़रूरत है। ओके सर। वह वापस जाने के लिए मुड़ी। दीप्ति, मैं कुएं से कैंप तक पानी आसानी से पहुंचाने का सरल उपाय खोजने के लिए यहाँ आया था। एक एक बाल्टी ड्रम से इतना पानी ले जाना बहुत ही मेहनत का काम है और इसमें समय भी बहुत लगता है। मैं सोच रहा था कि मोटर लगाकर चौड़े पाइप से पानी जल्दी और आसानी से वहां तक पहुंचाया जा सकता है। सामान तो हमारे पास है ही। मैं लौट कर आता हूँ, तब इसका प्रबंध करता हूँ। सर, आपने इतना अच्छा आइडिया दे दिया, अब बाकी कुछ काम करने का अवसर हमें भी मिलना चाहिए। आप रोगियों की सेवा करने में टीम को गाइड कीजिए, इस काम को मैं देखती हूँ। हमारी टीम में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी हैं। मुझे विश्वास है कि वह यह काम आसानी से कर लेंगे और तुम साथ में रहोगी तो कोई परेशानी नहीं होगी। मनोज ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा। थैंक यू सर, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, आप जाकर आइए। चलिए सर, मैं कैडेट्स का ग्रुप बनाकर और ज़रूरी सामान लेकर तैयार होने के लिए कहती हूँ। ठीक है, चलो तुम कैडेट्स को तैयार करो और मैं कर्नल साहब को रिपोर्ट करके आता हूँ। वे दोनों कैंप की तरफ बढ़े। दीप्ति अपने सीनियर्स के साथ कदम ताल करती चल रही थी। वह कैंप के पास रुकी और सावधान खड़ी होकर सैल्यूट किया तथा जय हिंद कहकर बाएं मुड़ गई। कर्नल का टेंट कुछ दूर लगाया गया था। मनोज ने गेट के पास पहुंचकर आगे बढ़ने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने पर वह आगे बढ़ा और सैल्यूट करके गांव में जाने की आज्ञा ली। 5-5 कैडेट्स के 5 ग्रुप के साथ मनोज कुमार गांव के करीब पहुंचा तो फूस के कच्चे घरों के सामने उसे बालू रेत का खुला मैदान नजर आया। घरों के बीच में नीम का पुराना पेड़ देखकर एकाएक पुराना दृश्य उसकी आंखों के सामने उभर आया। गीत गाती औरतों के झुंड के आगे एक व्यक्ति दुल्हन को
कंधे पर उठाए दूल्हे के साथ कदम मिलाता हुआ मैदान में सजी धजी खड़ी बैलगाड़ी की ओर बढ़ रहा था। एक आदमी लाल रंग की थैली में से मुट्ठी भर कर दुल्हन के ऊपर से सिक्के सामने फेंक रहा था और बच्चे सिक्के लूटने के लिए ऊपर देखते उल्टे पांव पीछे हट रहे थे। रेत में मिले सिक्कों से खुश होकर कोई नाच रहा था, कोई उदास होकर उसे देख रहा था। मनोज कुमार ने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा और नजदीक के घरों की ओर बढ़ गया। उसके साथी भी साथ साथ आगे बढ़े। नीम के चारों तरफ कई दरवाजे नजर आए, जिसमें से किसी एक दो पर ही तख्ते लगे थे। नीम के नीचे इसी आंगन में बहुत लोगों के साथ बैठकर एक थाली में लड़की के साथ उसने बिना चम्मच अपने हाथों से चावल खाए थे। उसने थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो घरों से आगे एक गली नजर आई, जिसमें कुछ चारपाइयाँ बिछी थी जिन पर तीन तीन चार चार बच्चे नंग धड़ंग पड़े हुए थे। वह भी एक ढीली ढाली चारपाई पर सोई एक लड़की के पास करवट बदल कर लेट गया था, किंतु लड़की का उसके गले में हाथ डालने के कारण वह उसके ऊपर झुंझला उठा था। और सुबह उसी लड़की ने उसके साफ सुंदर पहने कपड़ों के नीचे छाती से पेट तक काली की लकीर खींच दी थी। मनोज का मन उचाट हो गया। उसने पांचों ग्रुप को अलग अलग घर में जाकर आई फ्लू के पीड़ितों का पता लगाने का आदेश दिया और स्वयं किसी अदृश्य सम्मोहन से खिंचा सामने के जर्जर मकान की तरफ बढ़ गया। मकान का फूस गायब हो चुका था। उत्तर दक्षिण दीवारों पर रखे सहतीर टूटकर मकान के बीच गिर गए थे, लेकिन ऊपर जमे फूस के कारण पीछे की दीवार वैसे ही खड़ी थी और लड़की की कालिख पहुंची गई 2 उंगलियों के निशान सर्फ के जोड़ों से विद्यमान थी। मनोज की आंखों में नमी आ गई। वह कुछ आगे बढ़ा तो उसे एक बच्ची दिखाई दी। वह लपक कर उसके पास पहुंचा और उसके सामने बैठकर बोला, बच्ची, तू रेवती को जानती है क्या? हाँ, वो सामने ही तो रेवती का घर है। बुलाकर लाऊं उसे? बच्ची ने उत्साहपूर्वक कहा। नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं। उसकी आंख में दर्द है क्या? मनोज ने विषय बदला। सुबह तक तो ठीक ठाक थी, अच्छी भली कुएं पर पानी भरने गई थी, मटका फोड़कर आ गई, फिर माँ के डर से उधर आम के बाग में जा बैठी। थोड़ी देर पहले रोती सुबकती आई थी, उसके बाद ही कुछ हो गया हो तो मुझे पता नहीं। तुम खुद जाकर पूछ लो, वो घर पर ही होगी। लड़की ने उत्तर दिया। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तुम खेलने जा रही थी क्या? जाओ तुम खेलो, उधर आम के बाग में मत चले जाना। आमों की रखवाली के वास्ते ठेकेदार ने बहुत ही बड़े बड़े खतरनाक 2 कुत्ते छोड़ रखे हैं। मैं तो कुएं के पास से ही उन्हें देखकर भाग आई थी। ठीक है, मैं भी कुएं से आगे नहीं जाऊंगा। आम अच्छी तरह पक तो गए हैं ना? इस बार तो आम पहले से भी मीठे और महकती खुशबू के साथ पके हैं। मिश्री से भी मीठे और ज़्यादा रसीले हैं। 2 दिन पहले रेवती ने 2 आम मुझे लाकर दिए थे। क्यों, ठेकेदार ने उसके पीछे कुत्ते नहीं छोड़े क्या? बड़ी जादूगरनी है छोरी साहब। कुएं के पास खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगी। ठेकेदार ने पूछा तो बोली, काका, शहर से एक फौजी आया है, मेरी उससे सगाई होने वाली है, पर उसने शर्त रखी है कि अगर छोरी खुद उसे मीठे आम लाकर खिलाएगी तो वह उससे सगाई करेगा। और तुम्हारे बाग के जैसे मीठे आम कहीं नहीं है, इसलिए गरीब की बेटी लाचार होकर तुम्हारे पास आई है काका। तुम्हारी मेहरबानी हो जावेगी तो छोरी के भाग खुल जावेगा और वो उम्र भर तुमने आशीष देगी। बस उसका भोला चेहरा देखकर ठेकेदार मोम की तरह पिघल गया और भरी टोकरी रसीले आम उसे दे दिए। उसी में से 2 आम मुझे भी दिए थे, शायद एक आध बचा भी होगा, उससे मिलो तो पूछ लेना। लड़की ने मनोज को पूरी कहानी सुनाई। रेवती की आंसू कहानी से मंत्र मुग्ध मनोज सोच ही रहा था कि गांव देहात में रहने से किसी की समझ बूझ और कल्पना शक्ति को कमतर आंकना उसके साथ अन्याय है। इस छोटी सी बच्ची ने रेवती का नाम पूछने पर मुझे ही एक पात्र बनाकर खड़े खड़े इतनी सुंदर कहानी बना डाली। यदि इसे पढ़ाया लिखाया जाए तो ये न जाने क्या कुछ कर सकती है। अच्छा, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गई? मैं स्कूल नहीं जाती, बहन जी से डर लगता है। माँ के साथ खेत में चली जाती हूँ या फिर घर का काम कर लेती हूँ। माँ कहती है कि छोरियाँ पढ़कर बिगड़ जावे हैं, इसलिए अपने घर में ही भली हैं। थोड़ा बहुत घर का काम तो कर लेवे हैं, 4 जमात पड़ गई तो उसे गोबर माटी से बदबू आने लगती है। सिर पर बोझ उठाने में शर्म आवे है। रेवती तो स्कूल जाती होगी। कैसा स्कूल? वो तो स्कूल की तरफ मुंह भी ना करती। 2 का पहाड़ा ना बोल पाई तो बहन जी ने खूब खरी खोटी सुनाई और चौथी क्लास से उठाकर पहली क्लास में बैठा दी
उस दिन के बाद छोरे ने स्कूल का नाम ही लेना छोड़ दिया। तो अब क्या करती है वह? गांव की छोरी को करने को बहुत काम है। घर में झाड़ू बुहारी के बाद कुएं से पानी भर कर लाना, किसी के हो तो डांगर ढोर का बहुत काम है। जिनके खेत क्यार है उनको तो काम कभी पूरा ही नहीं होता। सुबह मुंह अंधेरे उठकर सांझ पड़े ही घर में आने हुए है। उसके ना तो खेत क्यार है और ना ही डांगर ढोर। सुबह अपने माँ बापों के साथ मजदूरी पर चली जावे और रात को हारी थकी रोटी खाकर सो जावे है। तुम जानो हो रेवती को? नहीं, मैं उसे कैसे जानूंगा? तुमने ही बताया कि वह स्कूल नहीं जाती, अपने माँ बापों के साथ खेत में मजदूरी करने जाती है। पर रेवती का नाम तो तुमने याद है, शायद कोई पुरानी जानकारी होगी तुम्हारी। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।